नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एनएलएम एजुकेशन में मेरे दोस्तों। साथियों हम चल रहे हैं राष्ट्रीय शक्ति पर और आज राष्ट्रीय शक्ति के एक महत्वपूर्ण तत्व पर चर्चा करेंगे, तकनीक। तो तकनीक से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत अधिक आते हैं और अक्सर कहीं न कहीं तकनीक तभी समझ आता है जब हमें जीएस की तकनीक भी समझ आए। तो साथियों चलते हैं, पहले मैं थोड़ा-सा पिछली क्लास को रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? राष्ट्रीय शक्ति के तत्व पर। मैंने बताया था राष्ट्रीय शक्ति के तत्व 2 प्रकार के होते हैं। ये हम परिचर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पर। दोस्तों आप जानते हैं बड़े एक्टिव होकर देखना है। पहला कौन-सा? गैर मानवीय तत्व। गैर मानवीय तत्व में हमने चर्चा किसकी की थी? इसमें भूगोल व प्राकृतिक संसाधन की चर्चा की थी। इस पर हमने चर्चा कंप्लीट अपनी कर ली है। अब हम मानवीय तत्व पर भी हम काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। मानवीय तत्व में मैंने बहुत सारे एलिमेंट आपको बताए थे। राष्ट्रीय शक्ति के जो मानवीय तत्व हैं, उसमें हमने काफ़ी पर चर्चा की है। जैसे जनसंख्या पर चर्चा हो चुकी है हमारी, विचारधारा, मनोबल, नेतृत्व, नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र, आसूचना। हम इन एलिमेंट पर चर्चा कर चुके हैं, यानी कि हमने गैर मानवीय तत्व के जो है 6 तत्वों पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम एक 7वें महत्वपूर्ण तत्व पर चर्चा करेंगे, वो है बेसिकली तकनीक। तकनीक जो है आज हम इस पर चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी। तो तकनीक कैसे राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में योगदान देती है, इस पर हम व्यापक व्याख्या करेंगे मेरे दोस्तों। तो चलते हैं तकनीक के मुद्दे पर। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले तकनीक क्या होता है? तकनीक ये आपको ध्यान रखना। कहते हैं विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग तकनीक होता है। विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग तकनीक है और तकनीक के आज अनेक पहलू हैं जो राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में योगदान देते हैं। विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग क्या है? तकनीक। और तकनीक के बहुत सारे पहलू हैं। कौन कौन से पहलू हैं वो हमें चर्चा करने हैं, वो हम थोड़ा सा पहले मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा, फिर मैं लिखकर भी बताऊंगा, तो आप तनाव ना लें। सबसे पहले है औद्योगिक तकनीक। तो साथियों वैसे भी वर्तमान में जो उद्योग एक शक्ति है वो महत्वपूर्ण शक्ति है। जिस राष्ट्र के पास औद्योगिक तकनीक होती है वो शीघ्र ही महाशक्ति बन जाता है, क्योंकि बड़े स्तर पर उत्पादन कार्य होता है। अगर छोटे लघु उद्योगों पर छोटे स्तर पर उत्पादन होता है, औद्योगिक तकनीक हासिल होने पर उत्पादन कार्य बड़े स्तर पर होता है, वो न केवल अपनी आत्मनिर्भर हो पाता है अपितु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना निर्यात भी बढ़ा देता है। तो इसलिए औद्योगिक तकनीक भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बात आपको समझ आना चाहिए। जो औद्योगिक देशों का संगठन है G7, जो 1975 में स्थापित हुआ था, G7 में सभी औद्योगिक तकनीक से संपन्न देश ही सम्मिलित हैं। तो आगे और मैं बताएंगे इसके बारे में, आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है रक्षा तकनीक। रक्षा तकनीक में भी महत्वपूर्ण होती है। रक्षा तकनीक भी बेसिकली 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम आती है। एक तो आक्रमण को रोकने में, निवारण में, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी। अगर किसी के पास रक्षा तकनीक मजबूत है तो वो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ा सकता है। अमेरिका, रूस, इजराइल, इनका सभी का पूरी अर्थव्यवस्था काफी हद तक उनकी रक्षा तकनीक जो मजबूत है उसी पर व्यापार पर निर्भर है। तो ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आधार है तकनीक का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है परमाणु तकनीक। परमाणु तकनीक का तो दोहरा उपयोग होता है साथियों। एक तो रक्षा के क्षेत्र में तो है परमाणु बम बनाने में, और दूसरा है ऊर्जा के क्षेत्र में। दोनों दृष्टि से आज परमाणु तकनीक महत्वपूर्ण है। तो हर प्रत्येक राष्ट्र कोशिश इसमें लगा हुआ है परमाणु तकनीक प्राप्त हो जाए। भारत भी अपनी परमाणु तकनीक को विस्तारित करने में लग रहा है। चौथी तकनीक जो है अंतरिक्ष व सूचना तकनीक है।
आज चूँकि वैश्वीकरण का युग है, अंतरिक्ष व सूचना तकनीक का विशेष महत्व है। अब तो 7G आ रहा है, 5G तो कहीं न कहीं व्यावहारिक हो चुका है, भारत में भी धीरे-धीरे 7G की ओर बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव होंगी जब हम अंतरिक्ष व सूचना तकनीक में प्रगति करेंगे। जो राष्ट्र वास्तव में आज अंतरिक्ष और सूचना तकनीक में पावर शक्तिशाली है, तो राष्ट्रीय शक्ति भी उसकी अधिक होती है। तो इन 4 तकनीकों पर हमें थोड़ा-सा व्यापक रूप से चर्चा करनी है। तो दोस्तों आते हैं, तो धीरे-धीरे सबसे पहले औद्योगिक तकनीक पर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो तकनीक का रूप है औद्योगिक तकनीक, इस पर चर्चा करते हैं। भाई औद्योगिक तकनीक से क्या-क्या लाभ होता है? पहला, इसमें जो राष्ट्र है आत्मनिर्भर हो जाता है। दूसरा, उसकी आर्थिक वृद्धि होती है। तीसरा, निर्यात में वृद्धि। कहते हैं कि वास्तव में औद्योगिक तकनीक के कारण ही कहीं न कहीं ब्रिटेन व फ्रांस द्वितीय युद्ध से पहले महाशक्तियाँ बनी थी, उपनिवेश उन्होंने जगह-जगह स्थापित किए थे, तो ये बड़ा रीज़न बताते भी हैं। तो कहते हैं औद्योगिक तकनीक से जो राष्ट्र संपन्न होगा, वो भविष्य में महाशक्ति बनेगा। इसलिए भारत भी कोशिश ये कर रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति करे। हमारी ये जो स्थिति है औद्योगिक तकनीक पर, हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बल दिया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इसलिए महालनोबिस मॉडल अपनाया था। कौन-सा मॉडल अपनाया था? महालनोबिस मॉडल। ये महालनोबिस मॉडल क्या था कि औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार कर हमने बड़े-बड़े इस्पात कारखाने बनाए थे, भिलाई का, बोकारो का। तो भिलाई के बारे में कहते भी हैं, इसकी नींव तो 56 में रखी गई थी और 59 में इसमें उत्पादन कार्य भी शुरू हो गया था। तो बेसिकली क्या है, हमने बड़े-बड़े इस्पात कारखाने बनाना शुरू कर दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसे महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। देखा जाए तो G7 है जो 1975 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है G7। G7 1975 में स्थापित हुआ था। तो इस पर भी थोड़ा चर्चा करना लाज़मी बनता है। G7 1975 में स्थापित औद्योगिक तकनीक से संपन्न राष्ट्रों का संगठन है। राष्ट्रों का संगठन है। इसमें आज 8 देश हैं लेकिन रूस निलंबित है। इसमें 8 देश हैं लेकिन रूस क्या है? निलंबित है। ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, लेकिन रूस क्या है? निलंबित। अब इसमें कोशिश करनी है कि कौन-कौन से 8 देश हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है? इसमें एक तो P4 है। P4 कौन से हैं? जो परमानेंट सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उसमें चीन को छोड़कर बाकी 4। तो कौन-कौन से बचे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। रूस चूँकि निलंबित है तो उसके नीचे मैं ये लिख देता हूँ अभी निलंबित चल रहा है। प्लस 4 और कौन-कौन से हैं? प्लस 4 हैं जापान, जर्मनी, इटली। आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि भाई जापान भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, कनाडा भी है, ये 4। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 देश। तो इसमें ये 8 देश हैं, ये आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों। इसमें ये 8 देश, 8 देश है ना? P4 प्लस ये, P4 तो ये रहे और ये 4 देश ये। अब इसमें पर्यवेक्षक कौन-कौन शामिल हैं? देखो भारत भी कोशिश कर रहा है इसमें शामिल होने के लिए, लेकिन भारत अभी पर्यवेक्षक बना है। पर्यवेक्षक में है इब्सा प्लस सीएम। अब इब्सा में कौन है? आपको वो ध्यान रखना चाहिए। इब्सा में है इंडिया, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील। अब याद करने की हम आपको टेक्निक भी बता रहे हैं। दक्षिणी अफ्रीका और चाइना और मेक्सिको, चीन और मेक्सिको।
ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 5 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी सम्मिलित हैं, जो भविष्य में कहीं न कहीं इसके सदस्य बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि भारत भी धीरे-धीरे अपनी औद्योगिक तकनीक विस्तार करने के लिए G7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र प्रयास करता है कि वो औद्योगिक तकनीक के उच्च स्तर को प्राप्त करे, नई-नई तकनीकों को प्राप्त करे, ताकि औद्योगिक वृद्धि होगी तो उसमें राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर एक बात और ध्यान रख सकते हैं कि G7 की जो 48वीं बैठक है जून 2022 में हुई थी जर्मनी में, ठीक है? इसकी G7 की 48वीं बैठक जून 2022 में जर्मनी में हुई थी, जिसमें कहा गया कि आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करती है। आज इस संगठन के निर्णय पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इसमें शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हैं। इसलिए इस संगठन की बैठक और इसके निर्णय पूरे विश्व को कहीं न कहीं प्रभावित भी करते हैं। तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण के लिए आप भी ऐसे औद्योगिक तकनीक से संपन्न राष्ट्र से जो राष्ट्र जुड़ेगा, तो भविष्य में कहीं न कहीं उसकी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि होगी और वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। अब हम दूसरी तकनीक पर चर्चा करते हैं साथियों। सेकंड तकनीक है रक्षा तकनीक। तो बी जो है, अब हम रक्षा तकनीक पर चर्चा करते हैं। तो रक्षा तकनीक के बारे में मैंने आपको बताया भी है, ठीक है मेरे दोस्तों, कि रक्षा तकनीक जो है महत्वपूर्ण तकनीक है। रक्षा तकनीक से जो संपन्न रहता है भविष्य में महाशक्ति भी बनता है। तो रक्षा तकनीक जो है क्या क्या काम आती है? ये दो काम वृद्धि करती है। एक तो आक्रमण से रक्षा इससे हो पाती है। अगर आपके पास तकनीक उच्च कोटि की है तो आप आक्रमण से अपनी रक्षा कर पाते हैं। दूसरा, अगर उच्च तकनीक है तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी भरा रहेगा। आज देखा जाए तो अमेरिका का, रूस का, बेसिकली चाहे बड़ी-बड़ी जो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये अपने हथियारों की सप्लाई से भी कहीं न कहीं अपने विदेशी मुद्रा भंडार भरते रहते हैं और अपने आप को मजबूत बनाते रहते हैं। अब जिस राष्ट्र के पास ये रक्षा तकनीक उस श्रेणी की है, तो अपने हथियारों की सप्लाई करके भी कहीं न कहीं अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकता है। अब बेसिकली क्या है, अमेरिका जैसे देशों में तो इसका रक्षा तकनीक का विशेष महत्व है। तो कहते भी हैं वहाँ एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो अमेरिका में क्या पाया जाता है? अमेरिका में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा देखने को मिलती है। ये अवधारणा देखने को मिलती है। यानी कि सेना में और उद्योग में समन्वय कहीं न कहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स के माध्यम से सेना उद्योग में समन्वय, वहाँ सेना और उद्योग में आधारभूत समन्वय है। लिए कॉम्प्लेक्स महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसमें जनरली जो सेना क्या आवश्यकता है, इसमें उद्योग उसी पर चलता है कि सेना जिन-जिन की रिक्वायर्ड करती है, उद्योग उसी पर चलेगा, उद्योगपति वही बनेगा। और सेना और उद्योग में समन्वय के कार्य में बहुत सारे नेता, ब्यूरोक्रेट काम करते हैं। वहाँ के नेता, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह कहीं न कहीं मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? मध्यस्थता की। अब ये मध्यस्थता में कहीं न कहीं जो है भ्रष्टाचार भी देखने को मिला, तो इसको लेकर आइज़नहावर ने 1961 में चेतावनी भी दी थी, ठीक है ना? तो मध्यस्थता को लेकर जो भ्रष्टाचार मिला इसमें, तो उसको लेकर, मध्यस्थता को लेकर अमेरिका में भ्रष्टाचार के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़नहावर ने 1961 में चेतावनी भी दी थी। ये उनका विदाई समारोह था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ये भ्रष्ट हो जाएगा तो इससे समस्याएँ भी पैदा आ जाएगी। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा था, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब साथियों दूसरा क्या है, एक सैन्य सब्सिडी का, मिलिट्री सब्सिडी का जो थ्योरी है वो भी कहीं न कहीं प्रचलित है। तो वास्तव में शीत युद्ध में बहुत सारे विमानों को
बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए उद्योगों से कहा गया, सेना के विमानों को। उससे क्या है, नागरिक उद्योग में प्रगति हुई। तो कहीं न कहीं एक तरीके से उनको सब्सिडी मिल गई। क्या मिल गई? उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो ये बेसिकली ध्यान में रखना है कि वास्तव में सेना जिस क्षेत्र में बोल दे तो वो क्षेत्र क्या है, फिर विकसित होने लगता है। अगर सेना बोले कि भाई हमें बंदूकों की यदि आवश्यकता है, सेना बोले कि हमें कैमरों की अधिक आवश्यकता है, सेना बोले हमें इसकी आवश्यकता है, तो उसका उत्पादन बहुत तीव्र गति से होने लगता है। फिर वो कंपनियां, उससे जुड़े हुए उद्योगपति रातों रात कहीं ना कहीं वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कि पहले ऑनलाइन जो था कि इतना ज्यादा काम नहीं था, अब हर कोई ऑनलाइन देखने लग गया है, तो उससे उस उद्योग का वर्चस्व तो स्थापित होना है। अब ऑनलाइन से जुड़े हुए लोग हैं, आसानी से धन कमा रहे हैं, तो यही स्थिति कहीं ना कहीं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है मिलिट्री सब्सिडी थ्योरी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मिलिट्री सब्सिडी थ्योरी सेना की मांग के अनुरूप उद्योग जगत का विकास होना। जैसा कि शीत युद्ध काल में विमान उद्योग का अमेरिका में विकास हुआ। इससे उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं सरकारी सहायता भी मिली और सस्ते में काम निपट गया। और आज वो उद्योगपति बनकर बैठे। तो ये स्थिति जो है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि मैं अमेरिका के संदर्भ में समझा रहा हूं, तो छोटे छोटे कंसेप्ट पहले आ भी चुके हैं। पिछला वाला क्वेश्चन भी आया है, ये भी आ सकता है। तो मिलिट्री सब्सिडी थ्योरी क्या है? भाई सेना जब किसी मांग करती है तो उसी क्षेत्र के उद्योग जो विकसित होते हैं तो उन्हें कहीं प्रकार की सरकारी सहायताएं भी मिलती हैं, जिससे उस उद्योग में तेजी से डेवलपमेंट होता है। इसको मिलिट्री सब्सिडी थ्योरी आप कह सकते हैं। तो साथियों, ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब सिंपल है कि अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे राष्ट्र तो अपनी सैनिक तकनीक को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका बार बार सैनिक हस्तक्षेप करता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नीति अपनाता है और उसके माध्यम से वो नए नए हथियारों को प्रयोग करता है। वो प्रयोग करके कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपने हथियारों का प्रचार करता है, ताकि उसके हथियार अधिक से अधिक बिक पाए। ऐसा अनेक विद्वान कह चुके हैं कि अमेरिका की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नीति है, सैनिक हस्तक्षेप की नीति है, चाहे उसने बेसिकली इराक में हस्तक्षेप किया हो, चाहे अफगानिस्तान में किया हो, तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि वो अपने नए हथियारों का प्रयोग कर उनको पूरा जगत में प्रचारित प्रसारित करना चाहता है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में या अपने आर्थिक भंडार में वृद्धि करना चाहता है। तो ये बेसिकली जो इंटेंशन है अमेरिका रूस का, तो कहीं ना कहीं रहा है। अब रूस ने भी यूक्रेन पर हमला किया तो उसके माध्यम से नए नए हथियारों का यूज भी किया। तो कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने आते हैं और फिर कहीं ना कहीं विकासशील देश या अन्य देश इस प्रकार के हथियारों का ऑर्डर भी देते हैं। ये चलता रहता है। इससे नो डाउट कि उद्योग का विकास भी होता है। तो हर राष्ट्र अपनी जो सैनिक तकनीक है, रक्षा तकनीक है, उसको मजबूत करने का प्रयास करता रहता है। अब साथियों, हम देखते हैं कि भारत ने क्या क्या किया है। भारत जो है वो क्या कर रहा है अपनी रक्षा तकनीक को विकास करने के लिए। तो अगला कदम हम देखते हैं, भारत में रक्षा तकनीक का विकास। भारत में रक्षा तकनीक का विकास। अब इसको सबसे पहले तो देखते हैं कि हमने क्या क्या विकास कर रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहला तो हम रूस के साथ देखें, तो रूस के साथ हमने संयुक्त रक्षा उत्पादन का समझौता किया है। उत्पादन समझौता किया है। रूस के साथ मिलकर हम
ब्रह्मोस मिसाइल और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कर रहे हैं। इससे भी क्या है, हमारा जब औद्योगिक तकनीक विकसित होगी तो हमारे पास भी नए-नए हथियार होंगे, तो हम भी सप्लाई कर सकते हैं, साथ में अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो वास्तव में यहाँ हमारे खरीदारी के नहीं, बराबरी के आधार पर जो हैं रूस के साथ संबंध विकसित हुए हैं। इससे हमारी रक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों में सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। तो ये बेसिकली अब उसके बाद जो है S-400 मिसाइल प्रणाली भी हम रूस से ले रहे हैं। S-400 मिसाइल प्रणाली तो ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। तो रूस के साथ तो हमारा ये संबंध है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। दूसरा इज़राइल के साथ, इज़राइल से हम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ। भाई हम अधिक से अधिक हमारी जो विमान हैं या हमारी जो सैनिक हैं, अधिक से अधिक नवीन तकनीकों से संभव हो सकें। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ कहाँ से ले रहे हैं हम? ठीक है ना? जैसे रडार, हम रडार नए प्रकार के जो हैं, अवाक्स प्रणाली, तो वो भी कहीं न कहीं हम इज़राइल से लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो विकास है ना, विकसित हो सके। अवाक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखें तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये भी हम कहीं न कहीं उससे प्राप्त कर रहे हैं, किससे? इज़राइल से। तो हम रोज़ नित्य नवीन जो प्रणालियाँ हैं, इज़राइल से भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इज़राइल से भी हम इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली प्राप्त कर रहे हैं। अमेरिका के साथ भी हम अपने रक्षा तकनीक के लिए क्या कर रहे हैं? अमेरिका के साथ रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। जैसे 2009 में अमेरिकी रक्षा मंत्री हिलेरी की भारत यात्रा के दौरान हिलेरी की भारत यात्रा के दौरान ऊमा समझौता हुआ था, ईयूएमए, जिसको कहते हैं एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। मैं दूसरा हिंदी में भी लिख देता हूं आपको, एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अमेरिका भारत को हथियार देगा, लेकिन भारत उसका अंतिम उपभोक्ता होगा, दूसरे को नहीं देगा। इसी प्रकार से लीमा समझौता भी हुआ है, ठीक है ना? इसी प्रकार से देखें तो लीमा समझौता भी हुआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। इसके तहत एक दूसरे के जो रक्षा ठिकाने हैं, औद्योगिक ठिकाने, लीमा, इसके तहत भारत अमेरिका बंदरगाह, रक्षा ठिकानों का सामूहिक प्रयोग कर सकेंगे। अभी तो खाली बंदरगाह का प्रावधान है, लेकिन भविष्य में रक्षा ठिकाने का भी तक पहुंचेगा। तो ये भी कहीं न कहीं जो है
एक प्रयास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई अमेरिका के साथ, रूस के साथ भी है, इज़राइल के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। साथियों, भारत फिर आंतरिक रूप से भी विकास कर रहा है कि वास्तव में मिसाइल प्रणाली कार्यक्रम का विकास कर रहा है। जानते हैं कि बेसिकली हमारे यहाँ जो है 1982 से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। आंतरिक प्रयास, चौथा देखें तो इसमें आंतरिक प्रयास वाले में देखें तो आंतरिक प्रयास, आंतरिक प्रयास में चल रहा है हमारे यहाँ 1982 से जो अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में चला था, वो आज भी संचालित हो रहा है। आईजीएमडीपी, आईजीएमडीपी प्रोग्राम चल रहा है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत हम 5 मिसाइलें बना रहे हैं। पटना, क्या बना रहे हैं? 5, PTANA, पटना। पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया त्रिशूल, ठीक है ना। पृथ्वी भी बना रहे हैं, त्रिशूल भी बना रहे हैं, नाग भी बना रहे हैं, अग्नि भी बना रहे हैं, आकाश भी बना रहे हैं। आकाश, नाग, ये टैंक भेदी मिसाइल है। और अग्नि, अग्नि पुनर्प्रवेश तकनीक पर आधारित है। ये लंबी दूरी की भी है, मध्यम दूरी में लंबी दूरी की है। पुनः प्रवेश, अंतरिक्ष से पहले ऊपर जाएगी, फिर वापस अंतरिक्ष में प्रवेश करेगी। तो ये पुनः प्रवेश तकनीक पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जीएस में भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है इससे कि पुनः प्रवेश तकनीक पर आधारित कौन सी मिसाइल है। तो ये बेसिकली पटना जो है मिसाइल ये। तो इसके अलावा हम आईसीबीएम की एक मिसाइल जो है, ये पटना तो लगभग हम तैयार कर चुके हैं। एक हमारा परीक्षण के स्तर पर चल रहा है। तो परीक्षण के स्तर पर जो चल रही है वो है सूर्या। परीक्षण के स्तर पर चल रही है सूर्या, जो आईसीबीएम है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है। यानी कि सीधे आईसीबीएम जो सीधे अमेरिका तक वार करने में भी सक्षम होगी। तो हम उसका भी धीरे धीरे परीक्षण कर रहे हैं अभी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्तर पर है। और ये तो लगभग सारी तैयार हो चुकी है। अग्नि 2, 3, अग्नि 2 तक तो हमने सफलता भी हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम हर तरीके से अपनी रक्षा तकनीक को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी रक्षा तकनीक मजबूत हो जाए और भारत एक महाशक्ति के रूप में बढ़ जाए। तो मोदी जी का मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है, भविष्य में इधर भी बढ़ सकता है और इधर कुछ हदों में संचालित भी हो रहा है। तो मेक इन इंडिया का मतलब यही है कि हम आंतरिक रूप से रक्षा तकनीक में भी आत्मनिर्भर रहें। तो ये आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो भारत भी प्रयास कर रहा है, अन्य देश भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जीएस में भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो आप हर जगह आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद हम अगली तकनीक पर आते हैं, परमाणु तकनीक पर। चलिए दोस्तों, अब इसमें जो तीसरी वाली तकनीक है, हमने पहले औद्योगिक तकनीक पर चर्चा की थी, फिर हमने रक्षा तकनीक पर चर्चा की है अभी, और अब हम चर्चा करेंगे परमाणु तकनीक पर। देखो साथियों, जब आप गहन रूप से पढ़ेंगे ना, सब समझ आ जाएगा। तो जीएस का है विषय, तो आप इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा है परमाणु तकनीक। अब परमाणु तकनीक पर भी चर्चा करते हैं। परमाणु तकनीक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है आज के क्षेत्र में। इसका महत्व दोनों क्षेत्रों में है, रक्षा के क्षेत्र में भी है और कहीं न कहीं और ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। दोनों क्षेत्रों में है। परमाणु तकनीक का महत्व है, रक्षा के क्षेत्र में भी है और ऊर्जा के क्षेत्र में भी है। लेकिन साथियों, इसका पहला उपयोग जो हुआ वो रक्षा के क्षेत्र में भी हुआ। आपको जानते हैं, सर्वप्रथम अमेरिका ने परमाणु बम का प्रयोग किया था 6 अगस्त व 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर, जिसे लिटिल बॉय फैट मैन जो परमाणु बम थे वो डाले थे। और उस तक बोलते हैं आज तक भी वहाँ कोई प्रकृति ने वापिस अपनी जगह नहीं जमाई है। वहाँ पौधा भी हरा नहीं होता है। कोई पौधा उगता है तो अपनी पूर्ण प्रगति वो नहीं कर पाता है। उसका कुप्रभाव उस भूमि पर आज भी देखा जा सकता है। तो साथियों, रक्षा क्षेत्र में ही पहले इसके प्रयोग हुआ। तो रक्षा के क्षेत्र में
अमेरिका ने 6 व 9 अगस्त को 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर परमाणु बम डालकर इस तकनीक से दुनिया को परिचित कराया। तो उन्होंने कौन से परमाणु बम डाले थे, ये मैं ऊपर हरे पेन से अलग से लिख देता हूं। तो उन्होंने डाले थे लिटिल बॉय फैट मैन। तो इस तारीख को उन्होंने लिटिल बॉय फैट मैन परमाणु बम डाले थे। ये भी कोई पूछे तो आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों। ये फिर 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु का परीक्षण किया। यूएसएसआर ने परमाणु तकनीक परीक्षण किया। तो ये दो सुपर पावर भी मानते हैं, कहते हैं कोई चीज पहले एक दो व्यक्तियों तक रहती है, एक दो राष्ट्रों तक रहती है, तो वास्तव में सुपर ही होती है। तो इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ को सुपर पावर कहा गया। तो विलियम टी आर फोक्स ने टी.आर. फोक्स एक विद्वान थे। तो इन्होंने बेसिकली क्या है, यूएसए और यूएसआर को सुपर पावर कहा। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें अगर आप जानते रहेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनको बेसिकली विलियम टी आर फोक्स ने क्या कहा, सुपर पावर। तो ये भारत भी बेसिकली इसलिए प्रयासरत है कि कहीं ना कहीं आज इन्होंने अपनी परमाणु तकनीक को हासिल कर लिया है। अब उसके बाद अनेक राष्ट्र प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इसने किया, उसके बाद फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ब्रिटेन के बाद चाइना ने। तो 1965 में कहते हैं चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया और चाइना ने वो तकनीक उत्तरी कोरिया को और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सप्लाई कर दी, वहीं से लीक होते होते ईरान तक पहुंच गई। तो इस तरीके से आज परमाणु तकनीक का प्रसार होता जा रहा है। तो वास्तव में मोर्टन कैपलान ने भी अपने जो छठा मॉडल दिया था उसमें कहा था कि परमाणु प्रसार व्यवस्था, तो उसमें कहीं ना कहीं यही बात इंगित की थी। लेकिन आप जानते हैं साथियों, भारत तो शांति प्रिय देश है। भारत शुरू से चाहता था कि परमाणु ऊर्जा का जो प्रयोग है परमाणु तकनीक का, ये ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाए, ना कि रक्षा के क्षेत्र में किया जाए। क्योंकि भारत शांति प्रिय लोकतांत्रिक देश है, हमारी संस्कृति उदारता पर आधारित है। हम वसुधैव कुटुंब में विश्वास करते हैं। हम प्रगति में तो विश्वास करते हैं लेकिन हिंसा में विश्वास नहीं करते। तो हमारी जो वास्तव में परमाणु तकनीक के बारे में जो हमारा ज्ञान था, तो हम बेसिकली क्या है, हम चाहते ये थे कि बेसिकली कि हम शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करें। हम आईएए के संस्थापक सदस्य हैं। अब भारत ने क्या कदम उठाए, तो भारत ने ये क्या कदम उठाए हैं, तो वो आप देखिए अपनी परमाणु तकनीक को मजबूत करने के लिए। तो हम शुरू से क्या है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के समर्थक थे। आईएई जो 1957 में बना, भारत संस्थापक सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे बोलते हैं, भारत संस्थापक सदस्य है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा तो बेसिकली गए भी थे। हमारे पहले वैज्ञानिक थे, कहीं ना कहीं परमाणु तकनीक का जनक के संदर्भ में कह सकते हैं कि इन्होंने आधारभूत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो वास्तव में भारत शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास करना चाहता था। भारत कभी हिंसा की नीति नहीं अपनाना चाहता था।
भारत चाहता भी था कि पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण हो। भारत आज भी इसी आदर्श में कार्य करता है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग तो शांतिपूर्ण कार्य के हो, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में, हथियारों और बम के क्षेत्र में इसका प्रयोग ना हो। इसलिए भारत शुरू से शांतिपूर्ण नीति का प्रशंसक रहा है, इसको अपनाने के लिए बात करता रहा है। वास्तव में जब चाइना ने परमाणु परीक्षण कर लिया था और भारत को कहीं न कहीं परमाणु आक्रमण का भय सताने लगा था, तभी भारत ने एनपीटी का विरोध किया था। तो परमाणु अप्रसार संधि जो आई थी, जिसमें ये कहा था कि जिनके पास परमाणु तकनीक है, वो दूसरे को नहीं देंगे और जिनके पास तकनीक नहीं है, वो लेने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली 1968 में महासभा में रखा गया था इस तकनीक को, एनपीटी को, और ये 1970 में लागू भी हो गई थी। 1970 में क्या है, लागू भी हो गई थी। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि भारत का कहना था कि ये तकनीक जो थी, ये संधि जो थी, परमाणु अप्रसार संधि, ये परमाणु हथियारों को समाप्त नहीं करती है, परमाणु भय को समाप्त नहीं करती है, भारत को चीन से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि भारत ये जानता था कि वास्तव में परमाणु भय से मुक्ति तभी मिल सकती है, जब कहीं न कहीं ये परमाणु हथियार सारे समाप्त होंगे। भारत का इस शक सही भी निकला। आज पूरे विश्व में डर्टी बम का खतरा मंडरा रहा है। डर्टी बम क्या है? डर्टी बम आतंकवादियों के पास जो परमाणु बम है। तो आज पूरा विश्व उद्वेलित रह रहा है, कहीं आतंकवादियों के हाथ ये तकनीक ना लग जाए, तो ये डर्टी बम का रूप ना धारण कर ले। कभी हो सकता है ये घटना सुनने को मिल जाए कि इस आतंकवादी हमले में परमाणु बम का प्रयोग किया गया। ये हमला भारत पर भी हो सकता है, अमेरिका पर भी हो सकता है। ये पूरे मानव जाति के खतरे का सूचक है मेरे दोस्तों। तो भारत शुरू से ही जानता था कि ये जितने तकनीक रक्षा क्षेत्र में विस्तारित होगी, उतना अधिक परमाणु भय हमारे सामने आएगा। इसलिए भारत ने 1968 में जब ये तकनीक महासभा में रखी गई थी संधि, तो इसमें कहा था इस संधि को चेंज करो और इसमें पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रावधान रखो कि पूर्ण जो हथियार है उनको सबको समाप्त किया जाए और परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण प्रयोग किया जाए। ये भारत ने उठाया था मुद्दा, लेकिन विकसित देशों ने, P5 के देशों ने, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने इस बात को नहीं माना और ये संधि 1970 में लागू कर दी 25 वर्ष के लिए, 1995 में फिर आगे जीवन भर के लिए लागू कर दी। तो भारत की ये बातें सही थी। तो 1974 में भी भारत ने जो पोखरण फर्स्ट के नाम से परमाणु परीक्षण किया था, उसका भी उद्देश्य यही था, पोखरण फर्स्ट, जिसे पीएनई बोलते हैं, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। इसका भी उद्देश्य कहीं भी परमाणु हथियार बनाना नहीं था, इसका भी उद्देश्य यही था, परमाणु ऊर्जा, यानी कि परमाणु संयंत्र का विकास करना, परमाणु तकनीक का ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोग करना। तो दोस्तों, हम कभी नहीं चाहते थे कि हम परमाणु हथियारों का निर्माण करें। यहाँ 74 में भी इंदिरा गांधी जी ने जो पोखरण फर्स्ट किया था, उसका भी नाम है पीएनई, शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत किस तरीके से हमेशा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु हथियार जहां भी हो सबको नष्ट कर दिया जाए, पूरी मानव जाति परमाणु भय से मुक्ति पाले, भारत यही चाहता है। तो इसी दिशा में भारत ने हमेशा कदम भी उठाए हैं और भारत के प्रयासों से ही कहीं ना कहीं नेम, यूएनओ में पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण को लक्ष्य बनाया गया। भारत ने बार बार नेम, जो गुणनिरपेक्ष आंदोलन का संगठन है, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को उठाया कि कहीं ना कहीं पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण को अपनाया जाए। तो भारत के इन प्रयासों से यूएनओ ने भी अपना लक्ष्य क्या बनाया, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन साथियों, जो विकसित राष्ट्र थे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, बस वो इस बात से अहम थे, इस बात से घमंड में थे कि भारत की जैसे राष्ट्र हैं उनको नीचा दिखाया जाए और बस हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं वो बने रहें और भारत जैसे राष्ट्र प्राप्त ना कर पाए। तो भारत ऐसी बातें नहीं चाहता। भारत तो सिर्फ परमाणु भय से मुक्ति चाहता था। 1996 में जब सीटीबीटी को रखा गया, तो भारत ने फिर कहा कि इसमें दोनों प्रावधान होने चाहिए, परमाणु निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु हथियारों की समाप्ति, और परमाणु तकनीक नियंत्रण। लेकिन
विकसित राष्ट्र इस बात को नहीं समझे। उन्होंने इस प्रावधान को हटा दिया, केवल इसी प्रावधान को सीटीबीटी में रखा, तो भारत ने फिर विरोध किया। भारत ने कहा परमाणु तकनीक पर नियंत्रण करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संधि में प्रावधान बस इतना था, भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक। तो भारत ने कहा कि भाई आप जो ये भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि आपने अनेक परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। अब आप इस मामले में सक्षम हो गए हैं कि आप कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, इसलिए बेसिकली आप कहीं ना कहीं ये प्रावधान लेके आए हैं। और इस संधि में ये भी प्रावधान था बलपूर्वक प्रवेश, कि जब तक जो भी परमाणु जिनके पास तकनीक है, चाहे ऊर्जा वाली है, जब तक सभी राष्ट्र हस्ताक्षर नहीं होंगे, ये संधि लागू नहीं होगी। भारत समझ गया कि ये वास्तव में जो पूरा सीटीबीटी है, ये कहीं ना कहीं भारत को घेरने के लिए है, कहीं ना कहीं भारत के जो दृष्टिकोण है उसको रोकने के लिए है। तो भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस संधि में प्रावधान पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का किया जाए। लेकिन जब नहीं किया गया और चीन भी कहीं ना कहीं अपनी परमाणु तकनीक को विस्तारित करता चला गया और चीन ने ये तकनीक पाकिस्तान को दे दी, तो भारत के सामने रक्षा का खतरा मंडराने लगा। ऐसी स्थिति में भारत को 11 व 13 मई को 11 व 13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से 5 परमाणु परीक्षण करने पड़े। इन परीक्षणों में भारत ने न केवल परमाणु शस्त्र निर्माण क्षमता हासिल कर ली, बल्कि इसके माध्यम से कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण क्षमता भी हासिल कर ली। जब भारत ने ये क्षमता हासिल कर ली, तो कुछ नेता बोलने लगे कि अब हमें सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए और अमेरिका जैसे राष्ट्रों के प्रभुत्व का लाभ उठाना चाहिए, यानी कि बैंड वेगन थ्योरी अपनाना चाहिए, महाशक्ति का समर्थन कर उसके प्रभुत्व का लाभ उठाने। लेकिन भारत हमेशा से मानवता का समर्थक रहा है। भारत ने साफ कहा कि भारत आज भी पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। परमाणु शस्त्र निर्माण क्षमता हासिल करने के बाद भी, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण क्षमता हासिल करने के बाद भी भारत पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत आज भी ये चाहता है कि परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाए। सभी को, भारत भी अपने हथियार नष्ट करने को तैयार है। अगर ये विश्व के सभी महाशक्तियां परमाणु हथियारों को नष्ट कर दें, तो भारत भी तैयार है। भारत ने अपनी नई परमाणु नीति जो घोषणा की थी, उसमें कहा भी है, नई परमाणु नीति भारत ने अगस्त 99 में घोषित की थी अटल जी ने, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था नो फर्स्ट यूज, भारत कभी किसी पर पहले परमाणु आक्रमण नहीं करेगा। और साथ में अटल जी ने कहा था कि भारत आज भी पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है और भारत के जो परमाणु हथियार रहेंगे उन पर राजनीतिक नियंत्रण होगा। ये सारी बातें भारत ने अपनी नई परमाणु नीति में स्पष्ट कर दी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, धीरे धीरे भारत के दृष्टिकोण को समझने लगे और इसी दिशा में अमेरिका ने जुलाई 2005 में 18 जुलाई 2005 में अमेरिका ने भारत के साथ सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता किया, जिसे 123 समझौता, हेनरी हाइड समझौता भी कहते हैं। और उसके बाद ही नई परमाणु नीति के बाद अनेक देशों ने भारत के साथ सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता किया। यानी कि भारत केवल ऊर्जा के क्षेत्र में ही प्रगति के लिए इनके साथ समझौता किया, परमाणु हथियारों के लिए नहीं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो भारत बेसिकली यही चाहता है कि वास्तव में ऊर्जा सुरक्षा, इसी दिशा में वो परमाणु तकनीक का विस्तार चाहता है। तो सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता किया। तो ऐसा समझौता पहला अमेरिका के साथ हुआ था। अमेरिका के साथ हुआ, जिसे क्या नाम देते हैं, 18 जुलाई 2005 में हुआ था।
इसे हेनरी हाइड एक्ट 123 समझौता भी कहते हैं। लेकिन मित्रों, पहला सिविल परमाणु सहयोग संबंधी समझौता पहला लागू किसके साथ हुआ था? फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस ने पहले लागू किया था। आज हम अनेक देशों के साथ कर चुके हैं। अनेक देश कौन कौन से हैं? तो अनेक देश में मैं नाम भी लिख देता हूं आपको। कुछ नाम साथियों आपको ध्यान में रखना चाहिए। कनाडा, अर्जेंटीना, इसमें कौन कौन से हैं अनेक देशों में? कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ये सबके नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। वैसे तो फ्रांस है, रूस है, तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए दोस्तों। अमेरिका तो है ही है, ठीक है ना? तो आपको ये जितने ज्यादा देश हैं, लगभग 13-14 देश हैं, तो सबका आपको यूके है, यूके भी ने भी किया है। तो आपको ये सारे छोटे छोटे देश हैं, नामीबिया वगैरह, वियतनाम भी है, बांग्लादेश भी है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो अनेक देशों ने आज ये समझौता कर लिया है। तो इससे क्या है, भारत अपनी परमाणु तकनीक का प्रयास कर रहा है और साथ में अपनी परमाणु ऊर्जा तकनीक के साथ साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राप्त कर रहा है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि वास्तव में हमारे यहाँ यूरेनियम कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए बेसिकली हम विभिन्न देशों से यूरेनियम का आसानी से इस तकनीक के साथ आयात भी कर रहे हैं। भारत ने ये सिविल परमाणु सहयोग समझौते के साथ साथ एक प्रयास और किया है, कर रहा है भारत, कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स का सदस्य बना नहीं है, सदस्य बनने का प्रयास कर रहा है। ये पूरा ग्रुप भी कहीं ना कहीं परमाणु तकनीक का पूरा नियंत्रण करता है, देख रेख करता है। तो भारत भी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं कि भारत इसमें शामिल हो जाए और भारत भी कहीं ना कहीं परमाणु तकनीक को अधिक से अधिक प्राप्त कर ले। जो ये एनएसजी है 1974 में बना था, एनएसजी 1974 में बना था और इसमें वर्तमान में 48 देश सम्मिलित हैं। ये छोटी-छोटी बातें आपको पता रहनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो ये आपको पता रहेंगी तो आप आसानी से ये हल भी कर पाएँगे, ठीक है? तो आगे एक और बात ध्यान रखना है कि भारत ने और क्या किया है? भारत ने अपनी जो भविष्य में जो नई तकनीकें आने की संभावना है, जो परमाणु तकनीकें, उन पर भी भारत काफ़ी प्रयास कर रहा है उनमें शामिल होने के लिए। जैसे भारत आईटीआर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना में भी शामिल है, जिसमें नाभिकीय संलयन पर शोध कार्य हो रहा है। नाभिकीय संलयन जानते ना, यानी कि परमाणुओं को जोड़कर विखंडन नहीं। वास्तव में बाकी सारी तो विखंडन तकनीक ही है आज व्यवहारिक, ये भविष्य की योजना है। पर शोध कार्य हो रहा है, अभी व्यवहारिक नहीं है। तो भारत पहले से भविष्य के प्रति सूर्य के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना? तो ये भारत भविष्य के लिए भी सतर्क है कि इसलिए भारत आईटीआर जैसी परियोजनाओं में भी शामिल हुआ है।
तो ये भी आपको मेरे दोस्तों पता रहना चाहिए कि भारत परमाणु ऊर्जा तकनीक को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि परमाणु तकनीक का जैसे-जैसे विस्तार हो, उसका लाभ भारत को मिले और भारत भविष्य में महाशक्ति बन सके। आगे मैं आपको और समझा देता हूँ कि भारत जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चल रहा है कि बेसिकली परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 स्तर हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हमारे यहाँ 3 स्तर पर चल रहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। पहले में तो हम हेवी वेक्टर रिएक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, तो विखंडन की तकनीक पर आधारित है ये। किस पर आधारित है? विखंडन की तकनीक पर, ये ध्यान रखना है। अभी क्योंकि संयंत्र तो व्यवहारिक ही नहीं है, विखंडन वाला है, तो इसमें पहले में पीएचडब्ल्यूआर पर आधारित संयंत्र है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होगा। अधिकांशतः आज जो संयंत्र हैं वो इसी पर आधारित हैं। भारत में आज जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं इसी तकनीक पर आधारित हैं। दूसरे चरण और तीसरे चरण में भारत भविष्य के लिए कार्य कर रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। सेकंड चरण में एफबीआर का निर्माण कर रहा है, जिसमें यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होगा। तीसरे चरण में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेज में तो हमारा ये चल रहा है, ये व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक कार्यक्रम है और ये दोनों शोध पर आधारित है। मैं ध्यान से साथियों, आप कहीं भी जीएस में पढ़ेंगे, ये शोध वाले हैं। कामनी रिएक्टर इसी पर काम चल रहा है। कामनी रिएक्टर जो वास्तव में इसी प्रकार का है, ये शोध कार्य वाला ही है। एफबीआर इसमें यूरेनियम का। तीसरे में हम एफबीआर ऐसे का निर्माण कर रहे हैं जिसमें यूरेनियम के साथ थोरियम का प्रयोग होगा, क्योंकि साथियों आप जानते हैं हमारे यहाँ थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हम चुटकी भर यूरेनियम डालकर बाकी ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग करेंगे, तो इससे अंतर निर्भरता बढ़ेगी और हमारे यहाँ विकास और ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी। फिर बिजली की यूनिट भी सस्ती दरों पर होगी, चाहे हम कितने भी बड़े चलावें, एसी चलाएं, चाहे हम उद्योगों में काम करें, सब में हमारे यहाँ एकदम सर्वसत्ता संपन्न की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जब तक ये कामयाब नहीं होते, तब तक हमें प्रयास करना है, हमारे वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं जान लगानी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब हम अगली तकनीक पर चलते हैं, अंतरिक्ष तकनीक पर। तो साथियों चलते हैं अंतरिक्ष व सूचना तकनीक पर। तो चौथी तकनीक पर भी चर्चा कर लेते हैं, अंतरिक्ष व सूचना तकनीक पर। देखो साथियों, वर्तमान में जो महत्व है अंतरिक्ष सूचना तकनीक का, बहुत ही बड़ा महत्व है। आज कहीं ना कहीं जो है कि अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में उच्च श्रेणी की महाशक्तियां हैं। रूस और साथ में यूरोपीय संघ, चीन भी कहीं न कहीं अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्तियाँ। तो ये इनकी शक्ति का एक प्रमुख कारण है कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष सूचना के क्षेत्र में उच्च श्रेणी की तकनीक रखते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष तकनीक पर ही सूचना तकनीक निर्भर करती है मेरे दोस्तों, कि आप जानते हैं कि जो हम सैटेलाइट उपग्रह छोड़ते हैं, उपग्रह में बहुत एक महत्वपूर्ण उपकरण रहता है ट्रांसपोंडर। और ट्रांसपोंडर में ही कहीं न कहीं कू बैंड जो रहता है, 3 बैंड रहते हैं ट्रांसपोंडर में, एस बैंड, सी बैंड और कू बैंड। जो कू बैंड रहता है वो संचार से संबंधित होता है। इसलिए अंतरिक्ष तकनीक पर ही सूचना तकनीक निर्भर करती है और ये अंतरिक्ष ही कहीं ना कहीं मिसाइल प्रणाली के विकास में भी सहायक होती है। जैसे अभी रूस ने से हम जो S-400 मिसाइल प्रणाली ले रहे हैं, तो इसका अमेरिका ने विरोध करना शुरू हल्का सा कर दिया था। वो कह रहा है कि वास्तव में इसका दुरुपयोग, जैसे क्रायोजेनिक इंजन हमें रूस से लेना था। नंबी नारायण की जो अभी मूवी आई उसमें यही पूरा बताया गया कि किस तरीके से अमेरिका विरोध करने लगा। अमेरिका का कहना है था कि इससे भारत मिसाइल बनाएगा, क्योंकि एक ही तकनीक पर आधारित है। तो अंतरिक्ष व सूचना तकनीक का दोनों का मिला जुला असर रहता है। तो आप अंतरिक्ष तकनीक समझेंगे तो आपको सूचना तकनीक भी समझ आ जाएगा। तो वास्तव में ये तो उच्च श्रेणी के वास्तव में अंतरिक्ष तकनीक और सूचना तकनीक से संपन्न राष्ट्र हैं, इसलिए कहीं ना कहीं महाशक्ति भी बने हुए हैं। अब भारत अपने अंतरिक्ष व सूचना तकनीक के विकास के लिए क्या कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि हमने इसरो का निर्माण कर लिया था 1969 में ही, और हमने ये प्रयास शुरू कर दिया था इसरो के नेतृत्व में।
1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनते ही ये प्रयास हमारा प्रारंभ हो गया था। उसके बाद हमने आर्यभट्ट जो पहला हमारा उपग्रह था वो सोवियत संघ की सहायता से छोड़ा भी था। ये भी आपको सबको ध्यान है कि ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हमने अपना एप्पल उपग्रह जो संचार उपग्रह था, आर्यभट्ट के बाद हमने अपना पहला संचार उपग्रह एप्पल उपग्रह एप्पल अमेरिका की मदद से जोड़ा था। ये तो यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया था और एप्पल जो है यूएसए की मदद से स्थापित किया था। तो ये छोटी-छोटी बातें अगर इतिहास की आपको पता है तो आप काफ़ी अच्छे तक जीएस भी कवर कर सकते हैं और अपने जो ज्ञान है, शक्ति का उसको भी परिमार्जित कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब साथियों पहले कुछ ज़्यादा निर्भरता थी, विदेशों पर ही थी भारत की, लेकिन धीरे-धीरे भारत ने अपनी जो अंतरिक्ष स्वदेशी तकनीक के विकास पर भी कार्य करना शुरू किया। तो भारत ने बेसिकली क्या किया, अपने उपग्रह बनाना पहले स्टार्ट किया। देखो साथियों पहले उपग्रह बना तो फिर कहीं न कहीं लॉन्च व्हीकल भी बना। पहले लॉन्च व्हीकल भी मैं आपको बता देता हूँ कि वास्तव में वाहन जो होते हैं, लॉन्च व्हीकल वो 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। एसएलवी, एएसएलवी और पीएसएलवी और जीएसएलवी। आपने नाम भी सुने होंगे, इसके लिए आप नंबी नारायण की मूवी को भी अच्छे से देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है मेरे दोस्तों, तो तब भी आपको समझ आएगा। तो आप एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसको कहते हैं संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान और इसको ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और ये भूस्थितिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। देखो साथी, इन दोनों का ज़्यादा महत्व नहीं। इसके माध्यम से पहले हमारे रोहिणी उपग्रह छोड़े गए थे। इसमें स्रोत श्रेणी के उपग्रह रोहिणी, विस्तारित रोहिणी के उपग्रह छोड़े गए थे। तो इनका आज ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। आज जो महत्व है, वो है पीएसएलवी और जीएसएलवी का। इस पीएसएलवी के माध्यम से 1000 किलोमीटर प्लस ऊंचाई पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। तो संचार में भी महत्व है। इसके माध्यम से आईआरएस श्रेणी के उपग्रह, इंडियन रिमोट सेंसिंग, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। जीएसएलवी के माध्यम से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इनसैट श्रेणी के या जीसैट श्रेणी के उपग्रह हैं। इनसैट और जीसैट श्रेणी, अभी जीसैट 24 छोड़ा गया, तो आपको ध्यान होगा तो वो जीएसएलवी के माध्यम से ही छोड़े जाएंगे। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें, तो पहले ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि पीएसएलवी के माध्यम से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसके माध्यम से जो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह हैं वो स्थापित किए जाते हैं। तो बेसिकली जो उत्खनन वगैरह में, अपना सिंपल है बाढ़ का आकलन में, शहरी नियोजन में इन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो संचार उपग्रह हैं वो इसी श्रेणी के होते हैं। जो विश्व संचार उपग्रह हैं वो इसी श्रेणी के होते हैं, इनसैट श्रेणी के रहते हैं, लेकिन इनका वजन बहुत अधिक होता है और ये बहुत ऊंचाई पर कहीं ना कहीं स्थापित होते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है ना। इसे कई बार कहते हैं जीटीओ कक्षा। जीटीओ कक्षा कुछ नहीं है साथियों, कि जो मेनली 36,000 से कुछ किलोमीटर पहले कि वास्तव में वहीं तक जाते हैं, फिर उसके बाद बूस्टर के माध्यम से बिल्कुल पिक पॉइंट पर स्थापित इनको किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको आगे भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि भारत ने अपने पीएसएलवी स्वदेशी का विकास कर लिया है और ये 4 चरणों का वाहन होता है। पीएसएलवी में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। इसका पहला और तीसरा जो होता है इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग होता है और जबकि दूसरा और चौथा जो चरण होता है इसमें द्रव ईंधन का प्रयोग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप अधिक नॉलेज चाहते हैं भाई इसमें क्या-क्या होता है, तो इसमें ठोस ईंधन में एचटीपीबी और अमोनियम परक्लोरेट वगैरह होता है इसमें। अमोनियम या कोलेजियम भी बोल देते हैं स्ट्रोडियम, स्ट्रोडियम परक्लोरेट।
और जो द्रव ईंधन के रूप में यूडीएमएच और N2O4 का प्रयोग होता है। भारत ने ये उपग्रह जो है काफी हद तक जो पीएसएलवी है दोस्तों इसका स्वदेशी विकास कर लिया है, और लेकिन इसकी जो ऊंचाई रहती है 1000 ही है, लेकिन हमने ऐसे पीएसएलवी का विकास कर लिया है जो सीधे 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। तो हमारी ये अद्भुत क्षमता दुनिया को अचंभित कर रही है कि भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो जीएसएलवी उपग्रह है, वाहन है, जीएसएलवी वाहन है, तो भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसके माध्यम से कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं? इनसैट श्रेणी के, ये आपको पता है, या जीसैट श्रेणी के। ये कहाँ स्थापित होंगे? जीटीओ कक्षा में, ठीक है ना, भूस्थैतिक कक्षा में या जीएसओ में, ठीक है ना, यानी कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये 3 चरणों का वाहन होता है। कितने चरणों का होता है? 3 चरणों का। इसमें बेसिकली पहले चरण में ठोस ईंधन या प्रोपेलेट बोलते हैं अंतरिक्ष में ईंधन को, दूसरे चरण में द्रव ईंधन, और तीसरे चरण में इसमें जो प्रयोग होता है वो क्रायोजेनिक इंजन का है। क्रायोजेनिक इंजन में इसमें H2 और O2 का द्रव रूप में प्रयोग होता है। इसी के कारण कहीं ना कहीं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल एक निश्चित स्थान पर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्रायोजेनिक इंजन है। भारत में अभी स्वदेशी जो क्रायोजेनिक कावेरी इंजन का प्रयोग हमने निर्माण कर लिया है, और उसी का प्रयोग करके हम अभी प्रायोगिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, अभी भी हमारे जो उपग्रह हैं वो कहीं ना कहीं हम यूरोपीय संघ के माध्यम से इनसैट और जीसैट श्रेणी के उपग्रह छोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो कोरू प्रक्षेपण केंद्र है यूरोपीय संघ का फ्रेंच गुआना में स्थित है, अभी वहीं से जीसैट 24 हमारा छोड़ा भी गया था, जो भी एक प्रमुख डीटीएस सेवाएं उपलब्ध कराएगा, जिसमें 24-24 क्यू बैंड हैं। तो अभी भी हमारी टेक्निक एक्सपेरिमेंटल स्तर पर है जीएसएल वाली। जैसे धीरे धीरे हम इसको भी पूर्णतः व्यवहारिक बना लेंगे, इस दिशा में हम यूरोपीय संघ के साथ हमारा समझौता भी है। तो धीरे धीरे जब ये हमारी विकसित हो जाएगी तो हम इसमें काफी आगे भी बढ़ जाएंगे। हमारा चंद्रयान मिशन हो चाहे मंगल मिशन हो, काफी हद तक सफल रहा है। तो धीरे धीरे ये तकनीक हमारे भी करीब करीब हम पहले 2 4 5 7 राष्ट्रों में बन जाएंगे, और धीरे धीरे ये तकनीक को और विकसित कर लेंगे। तो भविष्य में हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखते हैं कि तकनीक का एक अद्भुत योगदान है। आज सबसे जो अधिक योगदान तकनीक का ही दिखाई देता है। इसलिए तकनीक के लिए भारत और अन्य राष्ट्र सभी अपने प्रयास निरंतर कर रहे हैं, और भविष्य में जो नवीन तकनीकें रखेगा वही कहीं ना कहीं विश्व विजेता भी बनेगा। अब साथियों, हमने ये पूरी चीजें तो देख ली। अब थोड़ा सा हम कुछ नोट मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपको ध्यान रखना है। पहला तो मैंने कहा था कि राष्ट्रीय शक्ति का मापन संभव नहीं है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय शक्ति का पूर्णतः मापन संभव नहीं है। फिर भी कुछ राष्ट्रों ने विचारकों ने इसको मापने का प्रयास किया, तो वो भी हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय शक्ति का पूर्णतः मापन संभव नहीं है। संभव नहीं है, परंतु कार्ल डुइस का नाम आपने सुना होगा। कार्ल डुइस जैसे विचारकों ने इसके मापन के निम्न आधार बताए। तो क्या-क्या आधार बताए, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, कि वो क्या-क्या आधार ऐसे बताते हैं, ताकि आपको कहीं न कहीं समझ आ जाए कि आधार क्या बताते हैं। तो वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी कहीं न कहीं आपका काम भी चलने वाला है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, वो पहले डोमेन बताते हैं, आंतरिक डोमेन।
भाई आंतरिक आपके तत्व कैसे हैं वो। डोमेन का मतलब कहीं न कहीं प्रभुत्व एलिमेंट है, जैसे बेसिकली आंतरिक डोमेन में आप जनसंख्या शामिल कर सकते हो। तो ये है, तो आपके पास ये कितना है, कैसा है ये। फिर बाह्य डोमेन, बाह्य क्षेत्र में आपके संबंध कैसे हैं, ये बाह्य डोमेन पर निर्भर करेंगे। आपकी विदेश नीति का संचालन का स्तर, विदेश नीति में प्रभुत्व, ये जो है बाह्य डोमेन वाला हो गया। ठीक है ना? तो ये बेसिकली पहला चीज जो है कि आंतरिक डोमेन और बाह्य डोमेन को कहीं न कहीं वो महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो शक्ति की सीमा और शक्ति का स्कोप को भी आधार बनाते हैं। शक्ति की सीमा और शक्ति का स्कोप। साथियों वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए क्षेत्र। इनको भी कहते हैं, इनके आधार पर कहीं न कहीं हम शक्ति का, राष्ट्रीय शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि राष्ट्रीय शक्ति सापेक्ष है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अंकों में मापन पूर्णतः संभव नहीं है। लेकिन अनुमान लगाने के लिए कार्ल ड्यूइस जैसे विचारकों ने बेसिकली ऐसी तकनीक विकसित की थी। अब इसका समर्थन भी करते हैं कोलंबस और वोल्फ। कोलंबस और वोल्फ इसका कहीं न कहीं यूज़ भी करने की कोशिश करते हैं। कोलंबस और वोल्फ भी इसकी चर्चा करते हैं, आप इतना ध्यान रख लें। अब एक लास्ट लाइन आपको ध्यान रखना है, ये विशेष परिस्थिति में इफेक्ट आएगा और जब आप नेट वगैरह की परीक्षा देते हैं, उसमें ये ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो आप जितनी बड़ी परीक्षा देंगे, कोलिलेक्शर की देंगे, तब इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो आप तब इन पर क्वेश्चनों पर थोड़ा ध्यान दे जाएँ, क्योंकि ये शोध से संबंधित हैं। ठीक है साथियों? अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, छोटी-सी बात है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ओर्गेन्स्की क्या कहते हैं? ओर्गेन्स्की एक विचारक हैं। ओर्गेन्स्की का कहना है, अपनी पुस्तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लिखते हैं, लिखते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा परिवर्तित हो रही है। अवधारणा परिवर्तित हो रही है, क्योंकि जनसंख्या भूगोल का प्रभाव कम हो रहा है, महत्व कम हो रहा है। जैसे तत्वों का प्रभाव कम हो रहा है। जबकि तकनीक के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। तकनीक जैसे तत्वों के प्रभाव में वृद्धि हो रही है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने आज पूरा राष्ट्रीय शक्ति का जो अंतिम एलिमेंट था उसके बारे में बताया, कुछ छोटे-मोटे पॉइंट और बताए। अब हमारा जो सैद्धांतिक राजनीति वाले जो टॉपिक हैं थे 3, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चर्चा आगे करेंगे, तो हम व्यावहारिक राजनीति पे करेंगे। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सी चुद को पढ़कर रखें, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं इस क्लास में विदाई चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।